अवलांच को बेहतर रूप से समझने के लिए आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरे सहयोगी ओंकार सिंह जनौटी। ओंकार, हमने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से समझने की कोशिश की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवलांच कैसे आता है। मुश्किलें क्या क्या हैं यहाँ? ईशा, एक मुश्किल हो तो अंदाजा लगाया जाए, बहुत सारी मुश्किलें हैं। बर्फ गिरने के बाद तापमान का घटना बढ़ना, बारिश होना, हवा चलना, नमी में परिवर्तन होना, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको बारीकी से देखा जाना चाहिए, तब जाकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमस्खलन आखिर होता क्या है। मसलन अगर बर्फ गिरे और बर्फ गिरने के बाद ऐसा अक्सर होता है कि मौसम खुल जाता है, ठंड बढ़ जाती है, तो बर्फ की जो ऊपरी परत है उस पर पाला गिर जाता है। उस पर पाला गिरने से वो कड़ी हो जाती है और फिसलन भरी हो जाती है। अब अगर फिर इसके ऊपर हिमपात हो, बर्फ की एक और लेयर बन जाए, तो ये आपस में मिली हुई नहीं है, ये आपस में किसी तरह अटकी हुई है और इस पर हलचल होगी तो क्योंकि बीच में फिसलन है, वो पूरा हिस्सा, ऊपरी परत पूरी फिसल जाएगी। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो गीले आटे के ऊपर, लोई के ऊपर सूखा आटा लगाया जाता है, वरना गीला आटा चिपकता है। और जैसे ही उस पर सूखा आटा लगाया जाए, लोई बनाते हुए, उसे बेलते हुए वो फिसलने लगता है। तो इसी ढंग से बर्फ भी व्यवहार करती है कि दो अलग अलग परतें, बीच में एक फिसलन भरी होने की वजह से ऊपरी परत अस्थिर हो जाती है और वो फिसलने लगती है। जी, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। ये बहुत ऊंचे पहाड़ों में होता है और जाहिर सी बात है वहां आबादी तो होती नहीं, तो नुकसान का पता नहीं चलता, जैसे कि अर्थक्वेक में या फ्लड के केस में होता है। तो यहाँ पर नुकसान नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ताकतवर नहीं है। कितना ताकतवर होता है एक अवलांच? ईशा, ताकत निर्भर करती है कि पहाड़ में ढाल कितनी है, कितनी तीखी उसकी ढाल है, ऊपर से बर्फ कितनी ज्यादा गिरी हुई है और नीचे जो घाटी का इलाका है, जो समतल इलाका है, वो कितनी दूर है। अगर वो बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब एवलांच जो है, हिमस्खलन जो है, वो गुबार काफी नीचे तक आएगा। अगर वो पास है तो वहां आकर वो थमने लगेगा। जो शक्तिशाली एवलांच है उसको कहा जाता है स्नो पाउडर एवलांच। उसके हिसाब से करीब 1 करोड़ टन बर्फ उसमें होती है, यानी 10 लाख ट्रक सामान, और उसको आप 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे लुढ़का दीजिए, वो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। वही शक्ति इस एवलांच में भी होती है। और जब तक ये थमता है, निचला इलाका बर्फ की कई मीटर मोटी परत से ढक चुका होता है। उसके नीचे क्या क्या दबता है ये कोई नहीं जानता। जी, कहा जाता है कि ज्यादातर स्कीइंग की वजह से अवलांच ट्रिगर होता है। तो लोगों को जब वो स्कीइंग के लिए जाते हैं तो उन्हें बाकायदा बताया जाता है कि अवलांच क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है, ढंग का पूरा एक कोर्स होता है, उसके बाद भी वो लोग उसे ट्रिगर कराते हैं। तो ये चूक होती कहाँ है? ईशा, वही चूक की हमने बात की। स्कीइंग करते हुए आपको अंदाजा नहीं होता। कई बार अक्सर आप स्कीइंग में जो आपकी रफ्तार होती है, सबसे ज्यादा रफ्तार का रिकॉर्ड जो है वो है 252 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली एवलांच है उसकी रफ्तार है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो आपसे तेज हमेशा चलेगा। आप उसे, ये नहीं कि आप तेजी से स्कीइंग करते जाएं और आप उसके आगे निकल जाएंगे, वो आपको लेता हुआ जाएगा। बस ये है कि स्कीइंग की वजह से, हाँ ये भी सत्य है कि स्कीइंग की वजह से एवलांच ज्यादा ट्रिगर होते हैं, लेकिन अगर शुरू में ही आप बच निकलें तो आप बच निकले, वरना अगर आप एक बार जब वो स्पीड पर आ जाता है, जब वो काफी शक्तिशाली हो जाए, तब अगर फंस जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। यानी आप सिर्फ फिल्मों में ही कोशिश कर सकते हैं अवलांच से बचने की, लेकिन अगर मान लीजिए फंस गए तो कोई चांस है बचने का या गई जान? ईशा, शुरू के 1-2 घंटे में अगर बर्फ की परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं है आपके ऊपर, जो फंसा हुआ है उसके मुंह पर, और किसी तरह से मशीनों की वजह से या खोजी कुत्तों की वजह से आपको खोज लिया गया शुरू के 1-2 घंटे के भीतर, और वो भी कम बर्फ हो, अगर ये हो गया तो आपकी जान बच सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड में शरीर अकड़ने लगता है, बर्फ के नीचे दम घुटने लगता है। उसके अलावा अक्सर पहाड़ों में मौसम खराब रहता है सर्दियों में, वहां हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, अचानक इमरजेंसी सेवाएं नहीं आ सकती, तो बहुत कम समय आपके पास होता है कि किसी को बचाया जाए।